तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, मल्टीमीडिया टैग्स। तो मल्टीमीडिया टैग्स में हमारे पास आ जाती हैं इमेजेस, वी हैव ऑडियोज एंड वीडियोस। ठीक है जी, राइट। सो सबसे पहले हम लोग इमेजेस की बात करते हैं। ठीक है, सो अगर हमें इमेज अपनी वेबसाइट पे दिखानी है, सो लेट मी क्रिएट अ पेज विद द नेम ऑफ multimedia.html। ठीक है जी, राइट। आप एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो सारा कोड लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रक्चर लिखा आ जाता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये भी नहीं समझना, बिकॉज मैंने कहा था मैं आपको मेटा सिखाऊंगा। ठीक है जी, राइट। बॉडी के अंदर चलते हैं। सबसे पहली चीज़, लेट्स सपोज हमें कोई इमेज चाहिए, तो पहला काम है कि आपको उस इमेज को या ऑडियो को या वीडियो को अपने प्रोजेक्ट पे लेके आना है। ठीक है, वो आप डायरेक्टली बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सर में चलते हैं एंड हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ग्राफिक रिसोर्सेज में जा रहा हूँ, मल्टीमीडिया है मेरे पास, तो मेरे पास कुछ इमेजेस वगैरह हैं, मैं वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट पे लेके आना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है राइट हैंड साइड पे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। तो अपने प्रोजेक्ट में आपको पहले डेटा लेके आना है। मैं कुछ और भी प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ। लेट मी प्रिंट योर प्रोडक्ट्स, जैसे क्लोथ्स, क्लोथ्स एंड इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इसको कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स डू दिस। सो ये एक पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, राइट। अब मुझे लेट्स सपोज ये वाली इमेज दिखानी है, क्लोथ्स वाली इमेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखानी है। ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, IMG टैग यूज़ करना है। ठीक है जी, राइट। सो अगेन अगर आप IMG टैग यूज़ करेंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपकी इमेज, क्योंकि एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका पाथ क्या होगा। ठीक है जी, राइट। सो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी, सोर्स। और सोर्स के अंदर हमें पाथ देना है। पाथ दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है जी, राइट। अभी हम उसमें नहीं जाते, अभी हम रिलेटिव पाथ दे रहे हैं। रिलेटिव पाथ का मतलब है कि जहाँ पे आपका रिसोर्स है, जैसे multimedia.html अगर आपका इस फोल्डर में है तो वो उसी के कॉरस्पॉन्डेंस आपकी फाइल को ढूंढेगा। ठीक है जी, राइट। सो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ clothes.jpg, तो मतलब जहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल है उसी फोल्डर में फिलहाल वो क्या ढूंढ रहा है, clothes.jpg। ठीक है जी, राइट। सो ये एक इसका मतलब होता है। सो चलिए अगर इसे हम स्टार्ट करें, ठीक है। सो ये हमारे पास जो इमेज है, जिस तरह की आपकी एक्चुअल लेंथ की इमेज होगी उसी तरह की इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो ये हमारा पहला टैग है किसका, IMG सोर्स। ठीक है, आप उसके एट्रीब्यूट्स और यूज़ कर सकते हो, जैसे हाइट एंड विड्थ आपको अपने अकॉर्डिंगली चाहिए। सो लेट्स सो से हाइट, सो मैं लेट्स सो हाइट कर रहा हूँ 500 पिक्सल की। ठीक है जी, राइट। सो 500 पिक्सल की हाइट होगी हमारे पास प्रोडक्ट की। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हो जिस तरह से भी आप करना चाहते हो। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि ब्लर होने का डर रहता है, ज़्यादा उसको इंक्रीज़ नहीं करना। ठीक है जी, राइट। डिक्रीज चलो कर सकते हो, बट वो भी उतना जितना दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, राइट। सो ये एक काम आपने करना है। सो दिस इज़ अ हाइट वी हैव। सेम हम क्या चेंज कर सकते हैं, विड्थ। अगर आपको पहले एग्जिस्टिंग इमेज की हाइट एंड विड्थ देखनी है तो आप वो कैसे देखेंगे, आप राइट क्लिक करके कहाँ जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, डिटेल्स में जाएंगे और डिटेल्स में ये इमेज आपको बता देगी कि आपकी विड्थ 760 पिक्सल है और हाइट 808 पिक्सल है। ठीक है जी, दिस इज़ अ राइट वे। कई बच्चे इस तरह से भी करते हैं कि राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट कर लेते हैं, नॉट अ राइट वे, गुड वे। ठीक है जी, तो नीचे वो बता देता है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, हमेशा पहले विड्थ होगी फिर हाइट होगी। ठीक है जी, राइट। बट द राइट वे इज राइट क्लिक करके क्या करना है, आपने प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेना है। ठीक है, कि कितनी हाइट एंड विड्थ आपकी आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो हाइट एंड विड्थ आपने यहाँ पे कर लेनी है। सो लेट्स सो साइल से 500 एंड ठीक है जी, राइट। सो उस हिसाब से चलेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है,
अब इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका जो एक और प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, ऑल्ट प्रॉपर्टी, कौन सी? ऑल्ट, दैट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है जी, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मली लोग अवॉइड कर देते हैं कि यार इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं ज़्यादा, बट फ्रॉम गूगल सर्च इंजन रैंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है जी, राइट। तो चलिए कुछ भी ऑल्ट में लिखते हैं अभी फ़िलहाल। ऑल्ट में हमने वही लिखना है जो हमारा प्रोडक्ट है। सो फॉर एग्जांपल आई विल से ABC, ठीक है जी, राइट, क्लोथिंग, ठीक है जी, बाय XYZ पर्सन, जो भी है, ठीक है जी, राइट, क्लियर होगी बात। तो आपने अपना डिस्क्रिप्शन लिखना ही लिखना है किसके अंदर? ऑल्ट के अंदर। अब इसका क्या मकसद है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे फ़िलहाल तो ये हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है जी। ऑल्ट एट्रीब्यूट दो लोग यूज़ करते हैं, 2 से 3 चीज़ें। एक ऑल्ट और एट्रीब्यूट का मेन मकसद है कि इमेज को डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है जी, राइट। और ये डिस्क्रिप्शन कौन यूज़ करता है? ये डिस्क्रिप्शन 2 लोग यूज़ करते हैं। पहला, ये डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है गूगल का सर्च इंजन, ठीक है जी। जब आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो गूगल को कैसे पता चलता है कि इस इमेज में क्या है? तो गूगल उसका ऑल्ट टैग एट्रीब्यूट यूज़ करता है। सो अगर आप ऑल्ट टैग नहीं यूज़ कर रहे तो आपकी इमेजेस डिस्कवर नहीं होंगी कंपनी की गूगल सर्च में, याद रखना। आ रही बात समझ में? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, गूगल असेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करता है कि आपने ऑल्ट टेक्स्ट दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, राइट। अब असेसिबिलिटी क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर कोई भी यूज़ कर पाए, इवन जिनको डिसेबिलिटी इशू है वो भी, ठीक है जी, राइट। तो होता क्या है कि जब जैसे कंपनीज़ हैं वो कई डिसेबल लोगों को जॉब देती है, इंटरनेशनल में तो एक कोटा होता है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको जॉब दी है उन्होंने, ठीक है। वो ब्लाइंड पर्सन के लिए कंपनीज़ ने क्या बनाए होते हैं? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं कि पेज पे क्या है और एम्प्लॉय साथ साथ काम करता है, तो जब वो इमेज पे आके रुकेगा तो वो वही पढ़ेगा जो ऑल्ट में आपने लिखा है, क्योंकि अगर आपने ऑल्ट नहीं लिखा तो वो क्या पढ़ के बताएगा उसको कि क्या है इमेज में। आ रही है बात समझ में? सो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। जब हमारे पास, जैसे मैं एसईओ कंसल्टेंट भी हूँ, तो हमारे पास वेबसाइट आती है कि हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप पे नहीं आ रही, लोग टाइप कर रहे हैं बट मिल नहीं रही, ठीक है जी, राइट। तो पहले ही कुछ चीज़ों में से हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हर इमेज के ऊपर ऑल्ट टेक्स्ट लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, राइट। सो ये ऑल्ट टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जहाँ तक बात है यूज़र विजिबिलिटी की, तो यूज़र को ये नहीं दिखेगा। यूज़र को सिर्फ यही तभी दिखेगा ये, अगर ब्राउज़र आपकी इमेज नहीं दिखा पा रहा है किसी कारण से। कोई भी कारण हो सकता है, इमेज करप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, रीशिफ्ट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल जानबूझ के मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अब इस नाम की कोई इमेज नहीं है, ठीक है, राइट। अब अगर आप उस ब्राउज़र पे जाओगे तो कस्टमर को क्या दिखाया जाएगा? जो ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर है। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ गया। सो ऑल्ट टैग सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पार्ट प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इमेज टैग्स, ठीक है। सो ऑल्ट होना कंपलसरी है, आपको ये मेक श्योर करना है कि ऑल्ट हो, ठीक है जी, राइट। सो आई एम नॉट श्योर, मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सी, लेट्स गो टू गूगल। लेट्स टाइप माय नेम। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। सो इसमें से शायद कुछ मैंने डाले हैं, कुछ न्यूज़ चैनल से डाले हैं, किसी ने भी कुछ भी डाला हो, ठीक है जी, राइट। तो ये उसमें ऑल्ट टैग के थ्रू आ जाएगा। या जैसे ये मेरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल डाला है तो उसके अगेंस्ट में इस इमेज को वो दिखा रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चले आगे। सो ऑल्ट का इंपॉर्टेंस पता लग गया, ठीक है, ओके। चलिए, सेकेंड इज लेट्स सो सब इमेज इज एन इनलाइन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन। मतलब कि इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो उसी के साथ आएगा, ठीक है जी, राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग बाय नाउ, ठीक है, तो वो इसी के साथ डिस्प्ले करेगा, अगली लाइन में नहीं जाएगा। इमेज उतनी ही जगह लेता है जितना उसको अपने कंटेंट का साइज है उसका, उससे ज़्यादा वो जगह नहीं लेगा, ठीक है जी, राइट। तो उसी के साथ कंटेंट अलाइन होगा। इस कंटेंट की अलाइनमेंट को आप हैंडल कर सकते हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में आएगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो यहाँ पे अलाइन। सो अलाइन इज इक्वल टू टॉप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम होती है, ठीक है जी, राइट।
और यू कैन से अलाइन इज इक्वल टू मिडल। क्लियर हो गया? ठीक है जी। इसके अलावा कुछ करना चाहते हो तो फिर CSS के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। बट HTML में आपको बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन की 3 वैल्यूज़ मिली हैं, कौन कौन सी? टॉप, मिडल, बॉटम। एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बॉटम रहेगी। क्लियर रहेगा यहाँ पे सबको? इमेज क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इमेज पे जाना है। अब उसके बाद लेट्स सपोज अगर आपको कभी खुद नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो आपको एक टैग याद होना चाहिए, क्या यूज़ करते हैं हम? BR। सो BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ लाइन दैट शुड मूव टू अ नेक्स्ट लाइन, ठीक है जी, राइट। BR मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को रोकना और आगे चले जाना, ठीक है जी। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट अ BR टैग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं ऑडियो टैग के ऊपर, ठीक है जी। सो ऑडियो टैग अगर सिंपली देखा जाए तो ऑडियो टैग में सिर्फ आपने पहले ऑडियो लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? सोर्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। अब जब आप सोर्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने अगेन उसी तरह से अपना सोर्स बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है world.mp3, ठीक है जी, राइट। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये बतानी है, सेकंड प्रॉपर्टी आपने बतानी है कंट्रोल्स, प्ले पॉज के बटन अगर आपको चाहिए, ठीक है जी। और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि प्रॉपर्टी एंड वैल्यू सेम है तो हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है जी, राइट। सो कंट्रोल्स प्रॉपर्टी हमने देनी है यहाँ पे, तो ये आपका कंट्रोल आ जाएगा, ऑडियो कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको, क्लियर हो गया? ठीक है। ये एक ऑडियो को देने का सही तरीका है, ठीक है। बट जब हम रियल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम इस तरह से ऑडियो टैग याद रखना, स्टार्ट भी होना है, बंद भी होना है। अब जब स्टार्ट होना और बंद होना है ऐसा क्यों किया गया है, उसके 2-3 कारण है। पहला, एक तो आप यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो, ठीक है जी, राइट। सॉरी योर सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया, कुछ भी, कोई भी मैसेज ये तभी दिखेगा अगर वो ऑडियो नहीं डिस्प्ले हो पा रहा। आ रही बात समझ में? तो अगर ऑडियो नहीं चल पा रहा तो ये मैसेज दिख जाएगा उसको, ठीक है। बट इस पर्पज से ये ऑडियो टैग नहीं यूज़ करते। ऑडियो टैग में एक प्रॉब्लम होती है कि ऑडियो के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, MP3, वेब, AVI, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं ऑडियो के। तो उस केस में हम एडवाइस करते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने अगर कस्टमर आपकी अगर लेट्स सो सॉन्ग्स होस्टिंग वेबसाइट है, ऑडियो होस्टिंग, तो उस केस में आपकी हर ऑडियो के मल्टीपल फॉर्मेट होने चाहिए ताकि जो फॉर्मेट क्लाइंट का सपोर्ट करता है वो प्ले हो जाए। तो उसका आइडली टैग ये होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस तरह से नॉर्मली ऑडियो टैग लगाते हैं। सो ऑडियो के साथ सिर्फ कंट्रोल्स लिखना है, ठीक है। उसके अंदर सोर्स नाम का ऐड टैग लगाना है और उसके बाद SRC, उसके बाद जितने फॉर्मेट आप बना सकते हो ऑडियो के उतनी एक्सटेंशंस बना के, ये ऑडियोज़ के फॉर्मेट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है जी, राइट। फिर आपने डिस्प्ले करना है, तो जो सिस्टम के क्लाइंट में डिस्प्ले होगा चलेगा वो चल जाएगा, ठीक है जी, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ऑडियो के फॉर्मेट्स क्लाइंट को बना के दे देते हैं ताकि उसका ब्राउज़र जो भी सपोर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। और ये बात समझ में? सो अगर आप एक्चुअली वेबसाइट देखोगे जहाँ पे आप सॉन्ग्स होस्ट करते हो या सॉन्ग्स वाली वेबसाइट होती है, वहाँ पे इस तरह से सारे सॉन्ग्स दिए जाते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 लिखे हैं, जितने आप दिखाना चाहते हो उतने फॉर्मेट आप दिखा सकते हो, बट पहले आपके पास उतने ही तरह के फॉर्मेट होने चाहिए, मतलब कि एक्सटेंशन में। क्लियर होगी बात? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर वीडियो, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे जाके ऐसे क्या लिख रहे हैं? वीडियो, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट्स सपोज future.mp4 है आई थिंक मेरे पास, ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे आप वीडियो दे सकते हो। वीडियो की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने PDF में लिख दी है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टर है प्रॉपर्टी, तो पोस्टर हम यूज़ करते हैं कई बार। जो हमारी वीडियो होती है उसका पहला जो फ्रेम होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब वेबसाइट पे ब्लैक कलर दिखेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चाहते हैं कि जब तक वीडियो प्ले ना हो तब तक कोई इमेज आ जाए। जैसे थंबनेल आ जाता है यूट्यूब पे जब तक वीडियो प्ले नहीं होती, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी थंबनेल इमेज इसी से रिलेटेड बना देनी है अपनी वीडियो की, और उसको हमने ऐसा क्या लगा देना है? पोस्टर। जैसे अभी मेरे पास क्लोथ्स है तो मैं क्लोथ्स वाली लगाने लगा हूँ। सो आई एम राइटिंग clothes.jpg, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं एंड अब अगर हम लोग ये करें तो ये देखो, क्लियर? ठीक है, डन, क्लियर है। बाकी हाइट साइज वगैरह वो हम CSS के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो ये आप ऑडियो के अंदर कर सकते हो। सो क्लियर हो गया आपके पास? सो पता लग गया इमेज, ऑडियो एंड वीडियो का टैग हमने यूज़ करना है, ठीक है, राइट। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ तक। चलो अब हम बात करते हैं पाथ्स की। ये जो पाथ हमने ली, और हमने थोड़ी देर पहले कहा कि पाथ दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ कौन से होते हैं? लोकेशन एग्जिस्टिंग फाइल से बाहर होती है। एब्सोल्यूट पाथ जहाँ पे हम लोग पूरा पाथ देते हैं ड्राइव से लेके फाइल तक का। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने close.jpg लगाई है, तो अगर मैं इसको रिवील्ड फाइल एक्सप्लोरर में करूँ, दिस इज एन एब्सोल्यूट पाथ। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ बोलेंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट पाथ बताया है, ठीक है जी, अपनी रिसोर्स का। सो हम इसे एब्सोल्यूट पाथ बोलेंगे। आ रहा है बेबी? एक सेकेंड, हमने स्पेलिंग चेंज किए थे कोई? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। multimedia.html है। आई थिंक पॉज हुई थी। ओके सॉरी। सो लेट्स रन दिस। ठीक है, राइट। सो अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ डॉट, ठीक है, ये देखो आ रहा है। सो यहाँ पे डॉट, ध्यान से समझना, यहाँ पे डॉट का मतलब होता है, डॉट हाइफन का मतलब होता है सेम फोल्डर, सेम डायरेक्टरी। सो इसका मतलब है, ये आप लिखो ना लिखो, ये आप नहीं लिखा अभी तक आपने, बट ये हो अपने आप वो लिख देगा। दिस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस डायरेक्टरी में आपका सोर्स फाइल है, उसी डायरेक्टरी में जिस फाइल को आप रेफर कर रहे हो वो है, ठीक है जी। जिस डायरेक्टरी में आपका सोर्स फाइल है, उसी डायरेक्टरी में क्या है, जिस फाइल को आप रेफर कर रहे हो वो फाइल है। दैट इज बेसिकली नोन एज रिलेटिव पाथ। हम इसमें दे रहे हैं। रिलेटिव पाथ में और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह दोगे डॉट डॉट स्लैश, तो इसका मतलब है कि उससे ऊपर वाले पेरेंट फोल्डर में, उसके अंदर जाके चेक करो, उससे बाहर जाओ फोल्डर से, फिर वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर जाके आपको ये फाइल मिलेगी, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक ग्राफिक शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको ये रिलेटिव पाथ का एक पूरा सिस्टम बना के दिया गया होगा, रिलेटिव पाथ कैसे रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके अब एक फ़ोल्डर बना दूँ, ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहाँ पे जाके फ़ोल्डर बना दूँ किस नाम से, इमेजेस, ठीक है जी, राइट। और मैं यहाँ पे जाके लेट्स सपोज ये क्लोथ वाली फाइल फ़िलहाल इसमें मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब किस में चलेगी है? इमेजेस में, ठीक है जी। तो राइट, अभी हमें कुछ नहीं बोलना, अभी हमने बोलना है इमेजेस स्लैश, ठीक है। अभी सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये भी नहीं लिखोगे तो मैंने पहले बताया था वो अपने आप लिख लेगा, ठीक है जी, राइट। अगर हम यहाँ पे चलते हैं वो अपने आप लिख लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस फोल्डर में आपकी मल्टीमीडिया है, उसी फोल्डर में एक फोल्डर है किस नाम का? इमेजेस नाम का। उसके अंदर आपको कौन सी फाइल मिलेगी? close.jpg। क्लियर होगी, ठीक है जी, राइट। सो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? रिलेटिव पाथ। इसका बेनिफिट है कि कहीं पे भी सर्वर की लोकेशन चेंज होती रहे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसने हमेशा इसी से रिलेटिव देखना है उसको। अरे ये बात समझ में, चाहे इमेज अब डी में जाए, चाहे ई में जाए, एफ में जाए, कोई फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे? तो कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप इवन अपना होस्टिंग सर्वर चेंज भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड चलता रहेगा, आपको पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक आपका पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये हमारा पहला टॉपिक था। चलिए इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे हाइपरलिंक्स, फॉर्मेटिंग्स एंड स्पेशल एंटिटीज़ की, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपरलिंक्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर पेज का अपना एक क्या होता है, एड्रेस होता है। इवन पेज का नहीं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट ले लो, लेट्स सपोज आई टेक अ सिमेंट। जब तक वेबसाइट ओपन होती है हम यहाँ पे फाइल बना देते हैं। चलिए ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। सो ये एक हमारे पास URL है, ठीक है। इस URL को कैसे समझते हैं, सबसे पहले हमारा होता है यहाँ तक डोमेन नेम आ गया, ये वाला हिस्सा क्या है, डोमेन नेम। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बड़े अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं परमालिंक। क्या बोलते हैं, परमालिंक। और वी कॉल्ड इट स्लग, ठीक है जी। ये वर्ड आपको बहुत सुनने में मिलेगा वंस यू स्टार्ट विद जेंगो वेबसाइट, तो इसको हम स्लग बोलते हैं। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, परमालिंक बोलते हैं। ये डोमेन के अंदर आपको यूनिक रिसोर्स का पाथ देता है, ठीक है जी, राइट। और इवन लेट्स सपोज इफ यू हैव एन इमेज, कोई इमेज उठा लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, अभी ये लोड हो रही है बट फिर भी कॉपी इमेज एड्रेस, तो आप देखोगे इवन रिसोर्स का भी एड्रेस है, इमेजेस है ना, तो ये मेरी इमेज का एड्रेस है। क्लियर होगी, ठीक है, राइट। सो हर रिसोर्स का एक क्या होता है, एड्रेस होता है, ये याद रखना, एक URL होता है, ठीक है जी, राइट, ओके। अब हमारा हाइपरलिंक्स में जब हमने बात स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था कि आप नहीं चाहते कि यूज़र को एक एक पेज का क्या पता हो, एड्रेस पता हो, रिसोर्स का एड्रेस पता हो, तो उसको हम चाहते हैं कि वो क्लिक करे और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक हमारे पास एड्रेसेस होते हैं किसके, डेस्टिनेशन पेज के। अब इसका जो पेज का लिंक है वो आप किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, इमेज पे भी लगा सकते हो, आइकन्स पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। और आपका कोड क्या है इसके लिए, बड़ा सिंपल कोड है, राइट। लेट्स सपोज इसे चेक आवर कोर्सेस, ठीक है, राइट। एंड आई विल से OL, लेट्स सपोज मैं ये ले रहा हूँ एंड यहाँ पे LI टैग, ठीक है। सो लेट्स सपोज पहले तो चलते हैं हम यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके हम लेट्स सपोज लिखते हैं डिजिटल, लेट्स सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ, मार्केटिंग कोर्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्डप्रेस कोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवांस्ड एक्सेल कोर्स, सोशल मीडिया, ठीक है। व्हाट आई वांट कि यूज़र जब यहाँ पे क्लिक करे तो मेरे उस पेज पे चला जाए, ठीक है, राइट। सो लेट्स मूव एंड मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल, एंड मैं यहाँ पे जाके टैग लिख रहा हूँ, एंकर टैग। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एंकर टैग। सो एंकर टैग हम यहाँ पे जाके क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ HREF, उसका पाथ देने के लिए, ठीक है। सो लेट मी कॉपी द पाथ, ये बात मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। सो ये पाथ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है एंकर
एंड यहाँ पे आपका एंकर टैग क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस पेज को हम रन करें, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जैसे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे चले जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। सो हाइपरलिंक इज गुड कि यूज़र को नहीं पता पेज का एड्रेस क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्या करना है, क्लिक करना है तो मुझे वो पाथ मिल जाएगा, ठीक है जी, राइट। तो ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो एचआरईएफ क्लियर हो गया। अच्छा, अब कहाँ पे ओपन करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सेम पेज पे ओपन करना है या नई टैब में ओपन करना है। अगर आपको नई टैब में ओपन करना है तो आपको यहाँ पे जाके लिखना है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये आपको नई टैब में खोल देगा, ये देखो वो पेज वहीं पे रहेगा, ये नई टैब में खुलेगा। क्लियर होगी बात। सो अगर आपको सेम विंडो के अंदर रिप्लेस करना है तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है जी, राइट। उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट होती है अंडरस्कोर सेल्फ, और अगर आपको नए पेज में खोलना है तो आपने क्या लिखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है, ठीक है जी, राइट। तो वो क्या करेगा, एक नई टैब के अंदर आपका कोड खोल देगा। क्लियर हो गया। अब ये हाइपरलिंक जो आप लगा सकते हो, ये कहाँ लगा सकते हो, जैसे अभी हमने टेक्स्ट पे लगाया है, आप इसे इमेज पे भी लगा सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल योर विश। एंड फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहीं पे इमेज ले आऊँ सोर्स की, ठीक है। एंड इस इमेज के ऊपर लेट्स सपोज हमें टैग लगाना है, सो विल से ए एंकर टैग, लेट्स सपोज, ठीक है, एंड विल से href इज इक्वल टू लेट्स सपोज https.www.amazon.in या कोई स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है, ठीक है जी, राइट। सो वो आप कर सकते हो। अच्छा, हमने पाथ चेंज कर दिया हुआ है, हमने किस में डाल दिया है, इमेजेस फोल्डर, ठीक है, राइट। सो लेट्स क्लिक, लेट्स मूव टू amazon.in। क्लियर होगी बात, ठीक है, राइट। सेम अगर आपको सेम वेबसाइट के अंदर करना है तो सिर्फ पेज का नाम लिख दो, रिसोर्स का। जैसे हम यहाँ पे जाके लिख रहे हैं ए, लेट्स उसमें से यहाँ पे कट कर रहा हूँ एंड और यहाँ पे जाके हम लोग लिख रहे हैं ए href इज इक्वल टू, जैसे हमने मल्टीमीडिया पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, multimedia.html। दिस इज नॉट अ राइट वे पूरा पाथ लिखना है, बट multimedia.html फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, सो यू क्लिक ऑन wordpress.html तो multimedia.html पेज पे। क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब हम इमेजेस के टॉपिक में वापस जा रहा हूँ, जैसे आपने इमेज ली है, यहाँ पे आपने इमेज का सोर्स लिया है ना, ठीक है जी, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि इमेज का सोर्स जो है वो आपके पास लोकल ही हो, ठीक है जी, राइट। किसी और जगह का भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कोई, यहाँ पे I'm just going to take होम पे चलते हैं। ठीक है, इसे राइट क्लिक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, सो आई एम पेस्टिंग दिस, ठीक है। डन, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। तो वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 डन, क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि वो पाथ लोकल ही हो, सब पाथ कहीं का भी हो सकता है, ठीक है जी, राइट। सोर्स चाहिए उसे, आप कहीं से भी उठा के दे दो, पब्लिक सोर्स होना चाहिए जो असेसेबल हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो, क्या हो, असेसेबल हो, ठीक है जी, राइट।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब एक और चीज़ पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक लगाना है, लेकिन हाइपरलिंक हमें सेम पेज पे लगाने हैं। क्या लगाने हैं? सेम पेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं, सो पहले गो दिस पेज। जैसे एक स्टूडेंट ने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक, ये वेबसाइट लेट्स सपोज किसी ने बनाई है। सो लेट्स सपोज इफ आई क्लिक ऑन बेनिफिट, तो बेनिफिट वाले सेक्शन में चला जाता है, ठीक है जी, राइट। सो क्लिक ऑन लेट्स सपोज बुकिंग्स, आपको बुकिंग्स वाले सेक्शन में ले जाएगा। क्लियर होगी बात? तो सिंगल पेज पे ही हमने क्या किया हुआ है, लिंकिंग की हुई है। उस केस में क्या होगा, मुझे थोड़ा सा बड़ा पेज चाहिए होगा, सो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के चीज़ों को रिपीट करने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पेज में बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल हो सके। ठीक है, स्क्रॉल हो पा रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, हेलो फॉर एग्जांपल, एंड मैं चाहता हूँ, ठीक है जी, इस सेक्शन पे जाना, ठीक है, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आवर लेटेस्ट कलेक्शन, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं जब कलेक्शन पे क्लिक करूँ तो वो नीचे चला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने इस एरिया को एक नाम देना है, जिसे हम बुकमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुकमार्क कर रहे हैं। बुकमार्क में आपने एंकर ही लगाना है, ठीक है, लेकिन साथ में उसे कोई नेम प्रॉपर्टी दे देनी है, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट, ठीक है। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में कहीं पे भी कुछ लिंक नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने कोई हाइपरलिंक नहीं लगाया, हमने सिर्फ उस एरिया को क्या दिया, एक नेम दिया, कोई भी नाम दे दो। एंड ज़रूरी नहीं है कि कुछ लिखना है, ब्लैंक ही दे दो, हेलो ज़रूरी नहीं था लिखना था, ब्लैंक ही दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने उसका पाथ बनाना है, क्या बनाना है? पाथ। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपने एज यूजुअल आपको पता है कौन सा टैग यूज़ करना है, एंकर, ठीक है जी, राइट। एंड यहाँ पे जाके जब आप लिखेंगे href इज इक्वल टू, अब आप हैश लिख के जो भी आपने वहाँ पे बुकमार्क का नाम दिया होगा। आ रही है बात समझ में? सो हैश स्टैंड्स फॉर सेम पेज, बल्कि वो टैग नहीं करेगा, वो सेम पेज पे ढूंढेगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो इफ विल क्लिक ऑन कलेक्शन, ठीक है, आ रहा है नीचे, ठीक है जी, राइट। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आईडी भी यूज कर सकते हैं ना, नेम क्या चीज़? नेम आईडी वहाँ पे हम CSS में यूज़ करते हैं, बुकमार्किंग के लिए नेम यूज़ करते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू बुकमार्क यू हैव टू यूज़ अ नेम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलिए, once your hyperlink is done, now बेसिकली ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੈਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟੈਗਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है जी, डेल, इंसर्ट, आपको सुपर टैग, सबस्क्रिप्ट, मार्क हाईलाइट कर देता है, ठीक है जी। तो ये कुछ टैग्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपको करके दिखा दूँ, सो आई डू दैट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, इसमें अगर हमें किसी एरिया को बोल्ड करना है, सो यू कैन गो फॉर अ बोल्ड टैग, ठीक है। ठीक है जी, राइट। देन वी हैव इटैलिक एंड इवन यू कैन यूज अंडरलाइन एज वेल, ठीक है। बस याद ये रखना है कि जो टैग सबसे पहले शुरू होगा वो सबसे बाद में बंद होगा, ठीक है। जो सबसे बाद में शुरू हुआ है वो सबसे पहले बंद होगा, ठीक है जी। सो वी हैव अ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट अवेलेबल, ठीक है।
राइट. देन वी हैव अ सुपर और सब. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं. जैसे प्राइस ऑफ H2O लिखते हैं, जैसे H2. ठीक है जी, राइट. सो यहाँ पे हम लोग जैसे यूज़ कर लेते हैं सब. ठीक है. और हमने सुपर यूज़ करना है. लेट्स सपोज टू सुपर. ठीक है. ये सुपर टैग हमारा यूज़ हो गया. डन. ठीक है जी. तो इस तरह के टैग्स आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यू हैव अ टैग लाइक डेल और इंसर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है. ठीक है. आई एम यूजिंग डेल 400. ठीक है जी, राइट. एंड देन आई विल से इंसर्ट 300. ठीक है. तो इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हो. कट करके इसको अंडरस्कोर कर देगा. ठीक है. सो दिस इज़ अ डेल. ठीक है. एंड दिस इज़ अ इंसर्ट. इसको आप यूज़ कर सकते हो. हम नहीं अवॉइड करते हैं ऐसे टैग यूज़ करने, बट ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा स्ट्राइक वाला. ठीक है जी, राइट. इसको बट करते हैं हम CSS के थ्रू में, डेल के थ्रू नहीं करते हैं. ठीक है. इसमें हम CSS लगा के से स्ट्राइक कर देते हैं. ये ई-कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, बिकॉज आपको कट करके नया प्राइस दिखाना है. आपको ये भी दिखाना है कि पुराना प्राइस ये था, अब नया प्राइस ये है. ठीक है. तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. क्लियर हो गया. ठीक है. तो ये कुछ टैग्स आपके पास अवेलेबल हैं. लास्ट जो टैग जिन पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो डाटा स्पेशल एंटिटीज़. ठीक है जी. स्पेशल एंटिटीज़ वो होती हैं जो कि गारंटीड नहीं होती कि आपके कीबोर्ड पे होंगी. सो कोई भी ऐसा करैक्टर जो ज़रूरी नहीं है कि आपके कीबोर्ड पे हो. ठीक है. या फिर दो चीज़ें, एंटिटी दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं. पहला, वो करैक्टर जो हो सकता है आपके कीबोर्ड पे ना हो, और दूसरा, अगर वो है भी लेकिन लीगली आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उस करैक्टर को हम स्पेशल एंटिटीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ना स्पेशल एंटिटीज़ जो हैं उनको एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, उनको एम्परसेंड से स्टार्ट किया जाता है और सेमीकोलन से बंद किया जाता है. कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? एम्परसेंड से स्टार्ट और सेमीकोलन से बंद किया जाता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा कि फॉर एग्जांपल प्राइस, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक टैग, प्राइस इज ग्रेटर देन 500. ठीक है जी, राइट. नाउ सिंस आवर ब्राउज़र इज इंटेलिजेंट, उसने दिखा दिया. हर ब्राउज़र नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब है एंगुलर ब्रैकेट, और एंगुलर ब्रैकेट रिजर्व है. अरे बात समझ में? तो आपके क्रोम ने तो दिखा दिया समझ के, लेकिन हो सकता है कोई ब्राउज़र समझे कि टैग बंद हो रहा है यहाँ पे. अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट. तो ग्रेटर देन, लेस देन यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. तो उनको स्पेशल एंटिटीज़ के साथ ही यूज़ करना है, जैसे एम्परसेंड GT सेमीकोलन, ग्रेटर देन. ठीक है जी, राइट. सो ये देखो चल रहा है अभी भी. ठीक है, राइट. सेम एम्परसेंड LT, लेस देन. अरे बात समझ. ठीक है. सेम आपने कोई और करेंसी सिंबल्स लेने हैं, जैसे डॉलर, हर किसी के कीबोर्ड में नहीं होता. जैसे हमने लास्ट टाइम कहा रशियन कीबोर्ड्स हो गए, चाइनीज़ कीबोर्ड हो गए, दे डोंट प्रेफर डॉलर साइन. ठीक है जी, राइट. तो उस केस में अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, NRI क्लाइंट के लिए, तो आपके पास कोई ना कोई टैग होना चाहिए जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सको. ठीक है जी. अब जैसे इंडियन रुपीज़ का साइन है, बहुत सारे ऐसे साइन होंगे जो आपको नहीं पता होंगे कैसे लिखने हैं, तो वहाँ पे आप गूगल बाबा की हेल्प लीजिए. ठीक है जी, राइट. आप याद नहीं कर सकते हर चीज़, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग HTML एंटिटी फॉर इंडियन रुपी सिंबल, लेट्स सपोज. ठीक है जी, राइट. सो हम वो सर्च कर रहे हैं, तो जैसे उसने हमें ये दे दी कि ये वाला आपका कोड चल जाएगा, ये एंटिटी HTML की. अरे ये बात समझ में? तो अगर अब ये कोड मैं यहाँ पे जाके प्रेजेंट कर रहा हूँ, अरे बात समझ. क्लियर हो गया. ठीक है. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है जी. सेम आप यूज़ कर सकते हो. कॉपीराइट साइन आपको यूज़ करना है तो वो एम्परसेंड कॉपी है. रजिस्टर यूज़ करना है, एम्परसेंड रजिस्टर है. ट्रेडमार्क यूज़ करना है, एम्परसेंड ट्रेड है. ठीक है जी, राइट. वैसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं, क्या होते हैं ये कॉपीराइट, रजिस्टर एंड ट्रेडमार्क? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, रजिस्टर एंड ट्रेडमार्क? ये क्यों लिखते हैं? रजिस्टर तो उसके लिए लिखते हैं कि ये फाइल हमने पीछे से ही रजिस्टर्ड की हुई है, कोई और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई और नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई और नहीं यूज़ कर सकता. फॉर दैट इट इज़ कॉपीराइट. हाँ.
रजिस्टर्ड का मतलब सिर्फ इतना बताना है कि हमारी कंपनी क्या है इंडियन लॉ के अंदर, या जिस लॉ के अंदर भी हो रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी, तो आर इसलिए कंपनीज लगाती हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है जी, राइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो हमारा बनाया हुआ है, उसे हमारी परमिशन के बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है जी, राइट। तो इसके लिए हम वो लोग क्या लिखते हैं, कॉपीराइट का सिग्नल यूज़ करते हैं। और टीएम होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है आइकन्स के लिए, जैसे मैकडोनल्ड का एम, तो उन्होंने ट्रेडमार्क कराया कि कोई और कंपनी मैकडोनल्ड्स का एम एज इट इज़ ना यूज़ कर ले, ठीक है जी। जो एडिडास का लोग हैं, लोगोस को, आइकन्स को ट्रेडमार्क करवाती हैं कंपनीज, जो उनके होते हैं यूनिक बनाए होते हैं। जैसे डव है, तो डव के उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया कि कोई भी वो साइन दोबारा यूज़ ना कर सके, ठीक है जी। तो इसलिए कंपनीज कहेंगी कि हमारे प्रोडक्ट में आपने ये लिखना है, तो उसके लिए आपने स्पेशल एंटिटीज़ कौन सी यूज़ करनी है, एम्परसेंड कॉपी, एम्परसेंड REG, एम्परसेंड ट्रेड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोड हो गए जो स्पेशल एंटिटीज़, हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेटिंग है, ठीक है, राइट। तो ये एक आप कर सकते हो। सो ये एक पार्ट फिनिश होता है आपका यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम फॉर्म्स की, ठीक है जी। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि जब भी आप लोगों ने डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, डायनेमिक का मतलब होता है कस्टमर इंटरेक्ट करेगा, तो कस्टमर कैसे इंटरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट के साथ, थ्रू फॉर्म्स। कोई ना कोई बॉक्स देना पड़ता है उसे, कहीं ना कहीं तो कुछ लिखेगा, अपनी बात आप तक पहुंचाएगा कि मुझे ये चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी, राइट। तो जब भी कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए हम उसे क्या बना के देते हैं, फॉर्म बना के देते हैं, ठीक है जी, राइट। जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो उसके लिए टैग अभी बहुत सिंपल है। सबसे पहला टैग क्या है, फॉर्म टैग ही यूज़ करना है। फॉर्म के अंदर डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नेम एंटर कराना है, तो नेम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो दिस इज द बेसिक कंट्रोल दैट वी यूज। इनपुट, और इनपुट की कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइप, और उसके साथ आप क्या लिखते हो, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मीनिंग हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है जी, राइट। अगर आपने ध्यान से देखा हो, पहले तो चलो ये चला के दिखा देता हूँ फिर मैं बात करता हूँ दूसरे पे, ठीक है। सो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस कोड में मैंने एक गलती की है, बता सकता है कोई, कौन सी? हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है बिना टैग के। हमने क्या कहा था, आप कोई भी टेक्स्ट बिना टैग के यूज़ कर सकते, ठीक है जी। और कंप्यूटर तो गलती नहीं निकालेगा, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे केस में जो टैग यूज़ करना है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, लेबल। क्या यूज़ करना है, लेबल। जब आपने फॉर्म के साथ कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, लेबल। और लेबल कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले आपने अपने इनपुट को एक यूनिक आईडी देनी है, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नेम, लेट्स सपोज एफ नेम दे दिया, तो फिर वही नाम आपने लेबल के साथ यूज़ करना है, ठीक है जी। इससे हम ब्राउज़र को, इससे हम आपके सॉफ्टवेयर को बताना चाह रहे हैं कि ये लेबल डेडिकेटली इस बॉक्स के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये काम अपने याद रखना है, ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और हमने एक आईडी दिया है, जैसे एफ नेम, कोई भी नाम दे सकते हो, बस स्पेस नहीं रखनी, ठीक है। वो नाम आईडी का हमेशा किसको देना है, उस लेबल को जिसके साथ आप उस बॉक्स को अटैच करना चाहते हो, ठीक है जी, राइट। आउटपुट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, आउटपुट सेम रहने वाली है। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है, कई ब्राउजर्स में ऐसा होता है कि अगर आप लेबल को क्लिक करोगे तो कर्सर बॉक्स पे आ जाएगा उसके, जैसे मैंने लेबल पे क्लिक किया तो अपने आप कर्सर कहाँ पे आ गया, टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, ठीक है जी, राइट। तो ये भी करता है लेबल, ठीक है, क्योंकि लेबल को पता होता है ये किस टेक्स्ट बॉक्स के लिए बनाया गया है। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, राइट। तो ये चीज़ भी आप याद रखना अगर कोई स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। जो जैसे मैंने क्लिक किया लेबल पे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्या आ गया, कर्सर आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पता चल गया कि ये लेबल हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड कर दिया है, डन, ठीक। अगर आपके पास जगह कम है, अगर आपके पास लेबल लिखने की जगह नहीं है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर। क्या यूज़ करेंगे, प्लेस होल्डर। अगर आपके पास लेबल की जगह नहीं है तो फिर वो बॉक्स के अंदर ही आपको बता देगा क्या करना है, लेबल की ज़रूरत ही नहीं है, बॉक्स के अंदर ही हमने बता दिया कि नेम क्या करना है, एंटर करना है। क्लियर हो गया, ठीक है जी, थैंक यू जी। क्लियर है, चलो ग्रेट।
सो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है पासवर्ड। सो हम इसको ब्रेक टैग लगा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। ये भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हमें लिखना है पासवर्ड, ठीक है, राइट। और यहाँ पे जो भी आप उसको नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया पास, लेवल 4 इज इक्वल टू पास, ठीक है, डन। सो अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डन, क्लियर हो गया, ठीक है। बेटा जो मर्जी करो ना, वो तो मैंने, मेरा फोकस बॉक्स दिखाने का था, इसलिए मैंने इधर नहीं चेंज किया, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे तो जो मर्जी लिखो आप, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें पासवर्ड बॉक्स कैसे लेके आना है, ठीक है, राइट। सो ये एक ध्यान में रखना है। एंड आफ्टर दैट आपको अगर बटन लेके आना है तो आप क्या यूज़ करोगे, दो तरीके हैं। एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सबमिट, क्या लिख सकते हैं, सबमिट, ठीक है। सो यू राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अगर हम ये लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो हमारे पास एक बटन आ जाएगा, एंड बटन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, सबमिट आ जाएगा। आप उसे चेंज कर सकते हैं। सो आप जो भी चेंज सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू सेड लॉगिन, आ रही बात समझ में, तो ये इस तरह से काम करेगा। सबमिट का मतलब है कि सर्वर पे सबमिट करना, ठीक है जी। उसके लिए आपके पास एक बैकएंड लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक बैकएंड लैंग्वेज होनी चाहिए, PHP, पाइथन, जहाँ पे आप कह रहे हो कि जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ भी और क्लिक करूँगा, ध्यान से देखना, इधर इस बटन को देखना, तो ये रिफ्रेश हो रहा है ना ऊपर, ये देखो, ये देखो, दैट मीन ये सर्वर पे जा रहा है। अभी उसको कोई सर्वर मिल नहीं रहा, ठीक है जी। और दूसरा तरीका है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, क्या है, बटन, ठीक है जी, राइट। अब ध्यान से यहाँ पे देखना। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स सपोज अप्लाई, लेट्स कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं ना हो रहा। तो ये बटन हमने तब लगाना है जब हमने कोड जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाना है क्लाइंट साइड के लिए, और जो काम हम लोगों ने सर्वर से करवाना है उसके लिए हमने क्या लिखना है, सबमिट लिखना है। और ये बात समझ में, दोनों ही बटन है। फ़र्क इतना है कि जहाँ पे आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिख दोगे, वो कहाँ पे लेके जाएगा, डेटा सर्वर पे लेके जाएगा। जो हमने कहा था कुछ काम हमने किससे करवाने होते हैं, सर्वर से, कुछ काम हमने किससे करवाने हैं, क्लाइंट से ही, ठीक है जी, राइट। तो ये फ़र्क आ जाता है दोनों में, ठीक है। सो बटन वाला हम काम किससे करवाएंगे, जावास्क्रिप्ट से जब करवाना है, और सबमिट वाला काम कब करवाना है, जब सर्वर से करवाना है तब हम करेंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर है। यस सर। पासवर्ड के साथ कई बार ऑप्शन होती है ना पासवर्ड की, कई बार पता नहीं लगता कि क्या हम टाइप करें, तो हाँ, उसके लिए आपको फिर CSS लगानी पड़ेगी ना। CSS लगा के हम वो एक आई वाला प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे उसके अंदर साथ ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलिए ओके। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं, एंड हम लोग एक नाम लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज ओके। सो अब इनपुट ले लिया हमने, पासवर्ड ले लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की। मल्टी लाइन बोल रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल सिटी है, ठीक है जी, आप यूज़ करते हो सेलेक्ट बॉक्स। कौन सा, सेलेक्ट बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक लेबल लेने लगा हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे सिटी नाम दे रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग क्या सेलेक्ट करो, आप सिटी सेलेक्ट करो, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हमने क्या यूज़ करना है, ऑप्शन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज अमृतसर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है। लेट्स उसके मैंने कुछ ऑप्शन दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कौन सा टैग, ब्रेक टैग। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये हमारे पास आ रहा है,
ठीक है। अब अगर हम जब लुधियाना सेलेक्ट करके सर्वर पे भेजेंगे तो कंप्यूटर को नहीं पता चला गया कि आपने लुधियाना सेलेक्ट किया, याद रखना, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है। ठीक है जी। कस्टमर को अगर आप बताना चाहते हो कि क्या सेव सेलेक्ट कर रहा है कस्टमर, तो उसके साथ आपने एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? वैल्यू। उसमें अंदर आप लिख सकते हो कि क्या कस्टमर सेलेक्ट करना चाहता है। ठीक है। क्या स्टोर हो, पूरा का पूरा अमृतसर लिख दो, आपकी मर्जी है। आप क्या स्टोर करवाना चाहते हो वो किसके साथ लिखना है, ऑप्शन के साथ क्या एट्रीब्यूट यूज़ करना है, वैल्यू यूज़ करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो दिस विल बेसिकली इन्फॉर्म सर्वर कि आपने क्या वैल्यू क्या की है, सेलेक्ट की है। क्लियर है? ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके। दूसरी चीज़, कई बार हमारे पास ऑप्शन बहुत बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और हम चाहते हैं ग्रुप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड आइटम सेलेक्ट करनी है, तो फूड बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम चाहते हैं उसको ग्रुप कर दें इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इस हिस्से में। तो उसके लिए आपने यूज़ करते हो यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप। क्या यूज़ करते हो? ऑप्ट ग्रुप। और उसे आप कोई लेबल दे देते हो, जैसे मैं यहाँ पे लेबल दे रहा हूँ लेट्स सपोज पंजाब। ठीक है। और मैं यहाँ से ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ और लुधियाना पे जाके ऑप्ट ग्रुप बंद कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। फिर मैं यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप दे रहा हूँ, लेबल इज इक्वल टू लेट्स सपोज हरियाणा। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके ऑप्ट ग्रुप बंद कर रहा हूँ, ये दो ऑप्शन मैं हरियाणा में दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ध्यान से देखना, ठीक है, तो अब आप देखोगे ग्रुप्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया? ग्रुप को आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, देखो कर्सर ही नहीं जाएगा, आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप ग्रुप्स बना सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है। और अगर आपके पास वैल्यूज़ कम है और आप चाहते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट ना बने, लिस्ट बॉक्स बन जाए, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट मल्टीपल। ठीक है जी, राइट। इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। इसमें आप कंट्रोल के साथ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, राइट। और इनफैक्ट यहाँ पे आप मल्टीपल अगर यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, साइज़। आप बता सकते हो एक टाइम पे कितनी वैल्यू दिखेगी। ठीक है जी, राइट। तो अगर मैंने 6 लिखा है तो एक टाइम पे 6 वैल्यूज़ आपको दिखेंगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में दी हुई हैं अपने। ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सबको? ठीक है। तो जब हमने मल्टीपल आइटम्स में से एक आइटम सेलेक्ट करनी है तो हम क्या बना देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में हम इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, कुछ लैंग्वेज में हम इसे कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। ठीक है जी, राइट। सो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है। अब उसके बाद लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम में से लेट्स सपोज एक आइटम सेलेक्ट हो पाए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कहते हैं पेमेंट मोड, एक मोड सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी। तो उस केस में हम बनाते हैं रेडियो। क्या बनाते हैं? रेडियो। जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप रेडियोस बनाओगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो 3 रेडियो बटन लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है। अब ये रेडियो बटन इस तरह से दिखेंगे कंप्यूटर को। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब पहला रेडियो बटन, दूसरा, अभी तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं इनमें से एक सेलेक्ट हो सके। ठीक है जी। तो आपने इन सबको सेम नाम दे देने हैं, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैंने इनको नाम दे दिया पेमेंट, तीनों को क्या नाम दे दिया? पेमेंट। ठीक है जी, राइट। सो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना है पेमेंट। ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे पेमेंट। क्लियर है? क्लियर? तो चलो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हम तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? बट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वैल्यू, कौन सा एट्रीब्यूट? वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया COD, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स सपोज डेबिट कार्ड। ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने वैल्यू में लिख दिया लेट्स सपोज नेट बैंकिंग। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो जब हम क्लिक करेंगे पहले वाले को तो कंप्यूटर में जाके क्या स्टोर होगा? COD। अरे बात समझ में? अब बात है कस्टमर को कैसे पता चलेगा पहला बॉक्स क्या है? तो फिर वो आप टैग से बाहर लिखोगे। ठीक है जी। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिखा कैश ऑन, वो उसका पार्ट नहीं है टैग का, वो आप अपनी तरफ से जो लेबल लगाना चाहते हो बाहर लगा दो। ठीक है जी। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया? डेबिट कार्ड
और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेट्स सपोज नेट बैंकिंग। क्लियर है? ठीक है जी। तो अपने बॉक्स के आगे जो लिखोगे उसको पता लग जाएगा यार अच्छा ये इसका मतलब ये है। क्लियर होगी बात? लेकिन कंप्यूटर के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? वैल्यू के थ्रू। जो आप वैल्यू में लिखोगे वही सेव होगा। तो ये मान के चलो वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे आपने पाइथन में किया ना, वेरिएबल में क्या स्टोर है, तो ऐसे बॉक्स में ये स्टोर है। क्लियर होगी बात? ठीक है। और अगर आप चाहते हो एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सके तो आपने सबको क्या दे देना है? सेम नेम। सबको सेम नेम नहीं देना, एक ग्रुप को सेम नेम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आपने लिख दिया जेंडर मेल और फीमेल, तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर से पेमेंट सेलेक्ट करें जिससे जेंडर हट जाए। तो जेंडर वाले ग्रुप को एक नाम देना है, पेमेंट वाले ग्रुप को एक नाम देना है। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हम सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करने हैं? चेक बॉक्स। ठीक है जी। लेट्स उसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ कम्युनिकेशन। अब मैं बार बार इसको हमने चेक बॉक्स लिखना है। ठीक है जी, राइट। और इसको हमने जैसे जो भी वैल्यू देनी है, सो लेट्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SMS। और मैं चाहता हूँ यूज़र को भी क्या दिखे? SMS। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू लेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल, और यूज़र को भी हम क्या दिखा रहे हैं? कॉल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स सपोज ईमेल, और हम कस्टमर को भी क्या दिखा रहे हैं? क्लियर? ठीक है जी, राइट। तो चेक बॉक्स का मतलब ही यही होता है कि यूज़र एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सके। ठीक है जी, राइट। ये उसी तरह से जैसे आप फूड में जाते हो और पिज़्ज़ा हट गए या डोमिनोज गए और वो आपसे पूछते हैं कि टॉपिंग क्या क्या करवानी है, तो एक से ज़्यादा टॉपिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। आप कहते हो कि हाँ अनियन भी डाल दो, एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल दो, सीजनिंग भी डाल दो, तो पीछे चेक बॉक्स लगा होगा, तो वो ऐड करते रहेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए। और जब आपका मकसद है कि मल्टीपल आइटम में से एक वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट हो, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो बटन। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमने यूज़र से मांगना है उसका ईमेल। क्या मांगना है? ईमेल। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेक्स्ट। ठीक है जी, राइट। एंड प्लेस होल्डर में अगर लिखना चाहते हो तो आपने क्या लिख दिया? हालांकि मैंने ईमेल गलत लिखा ना, ऊपर भी मैंने कहा लेबल में लिखना है आपने सब कुछ। मैं टाइम बचाने के लिए लेबल्स नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपने हर चीज़ किसके अंदर लिखनी है? लेबल के अंदर लिखनी है। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा एंटर ईमेल। ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास ईमेल आ गया, और यहाँ पे हमने कौन सा टैग लगा लेता हूँ मैं? ठीक, राइट। सो ये हम अपना ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ईमेल लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यूज़र गलत टाइप कर सकता है, जैसे ईमेल कई बार लोग जानबूझ के नहीं वैसे गलत टाइप कर देते हैं। कई लोगों को आइडिया नहीं होता @gmail भी लिखना है, क्योंकि उनको आदत होती है उनके सॉफ्टवेयर में से वो यूज़र नेम लिखते हैं तो ईमेल मांग लेता है पासवर्ड। तो यहाँ पे भी लोग जैसे simran.monga है या सिमरन है लिख के छोड़ देंगे। तो हम चाहते हैं ईमेल आईडी का फॉर्मेट प्रॉपर लिखा जाए। तो इस केस में पहले हम लोग लगाते थे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे आप सबमिट करते हो पहले जावास्क्रिप्ट में जाके चेक होता था कि ईमेल प्रॉपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा, तो एरर, अगर लिखा है तो फिर आगे चलता था। अब HTML5 में क्या फ़र्क आया है? HTML5 में उन्होंने कहा है कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने ईमेल लेना है तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिख दीजिए। उन्होंने पहले वैलिडेशन लगा दी है। ठीक है। सो इफ आई राइट सिमरन .monga2003 एंड आई क्लिक हेयर, वो मुझे एरर दे देगा। प्रॉपर ईमेल लिखो भाई। आ रही बात समझ में? जब तक आप प्रॉपर ईमेल नहीं लिखोगे हम आगे नहीं चलेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि उसकी ईमेल सही है कि नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट सही है या नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो पहले इसके लिए हमें वैलिडेशंस लगानी पड़ती थी जावास्क्रिप्ट में, अब वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बना बनाया कंट्रोल हमारे पास आ गया है। क्लियर? ठीक है जी। सो ईमेल के लिए बना हुआ है। सेम एज, एज लेनी है तो पहले हम लोग लिख लेते थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि यूज़र जो है वो नंबर ही लिखे, वो क्या लिख लेता था? करैक्टर भी लिख सकता था। ठीक है जी। तो अब उन्होंने उसके लिए बॉक्स ही बना दिया नंबर नाम का। ठीक है। तो अब नंबर नाम का बॉक्स आ गया। इसमें करैक्टर देखो टाइप ही नहीं हो सकता है, इसमें सिर्फ नंबर टाइप होंगे, और उसमें भी आपको एक बॉक्स दे दिया गया। अरे बात समझ में? फिर जैसे हम लोग डेट लेते थे, कोई डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते थे। तो कोई पहले मंथ लिख देता था, कोई पहले ईयर लिख देता था।
वो भी ठीक हो गया अब, ठीक है जी। तो उसमें भी अब आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट नाम का बॉक्स बना के दे दिया गया। क्लियर, ठीक है जी। सो अगर आप डेट में जाएंगे तो ये देखो पहले से बना आ रहा है फॉर्मेट, क्लियर होगी बात। और इवन यहाँ पे कैलेंडर भी आ रहा है, तो आप कैलेंडर भी यूज़ करके कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये आप सब लोगों ने किया होगा, फॉर्म्स वगैरह आपने कहा हमने सीखे हुए हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। सेम टाइम नाम का दिया हुआ है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो ये मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार कंप्लीट सारा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, राइट। इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड भी की हैं इसमें, ठीक है जी, जो आपकी होम स्टडी के लिए भी है। तो आप एक बार पढ़ के कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ। जैसे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हो तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे साइज प्रॉपर्टी है, सो आई विल से 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ बड़ा हो गया, सो साइज प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, राइट। या आप यूज़ कर सकते हो मैक्स साइज, क्या यूज़ कर सकते हो, मैक्स साइज नहीं, सॉरी, मैक्स लिमिट, मैक्स लेंथ, सॉरी माय मिस्टेक, मैक्स लेंथ। तो लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा 8, तो यहाँ पे आप अब 8 करेक्टर से ज़्यादा वो टाइप नहीं कर पाएगा, ठीक है जी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो, ठीक है। कौन सी, मैक्स लेंथ, ठीक है, राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है मैक्स लेंथ के बाद एक हमारे पास आता है रिक्वायर्ड। क्या आता है, ये जिसको आपने कंपलसरी करना है। अब देखो बटन पे क्लिक करोगे, बोलेगा भाई एंटर करो, पहले ये भी हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना पड़ता था। अब उन्होंने बॉक्स बना दिया, रिक्वायर्ड नाम की प्रॉपर्टी बना दी है। जिस भी बॉक्स को आपने कंपलसरी करना है उसके साथ क्या लिख दो, रिक्वायर्ड, वो फिक्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर एक आता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एक ही लग सकता है पूरे फॉर्म में, ठीक है। जैसे पहले वाला पेज है, पहले वाले कंट्रोल के आगे मैंने क्या लगा दिया, ऑटो फोकस। इसका मतलब है कि जब आप लोगों का पेज खुलेगा तो कर्सर पहले से टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, देखो। सो दिस इज ऑटो फोकस, क्लियर है ऑटो फोकस का मतलब। सो ऑटो फोकस इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। डन, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये आपके फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सेम मल्टी लाइन, हाँ जी। टाइम का क्या यूज होगा, मतलब फॉर्म में टाइम का? टाइम आप तब लेते हो ना जब आपने फॉर एग्जांपल डिलीवरी टाइम बेस करनी है। जैसे फॉर जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया, तो उसमें आपको पता है कि आपको टाइम भी नोट करना है कि किस टाइम पे बेसिकली ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। उस केस में आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। ये डिलीवरी टाइम आपने सेट करनी है, कितने बजे तक हमने डिलीवरी करनी है, उस केस के अंदर आप टाइम कस्टमर से इनपुट ले सकते हो, ठीक है जी, राइट। सो ये एक यूज़ हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सेम और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो अभी हमने नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फाइल, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है, राइट, राइट। तो ये आ जाएगा, तो ये बटन आ जाता है ना ब्राउज वाला, कोई फाइल अपलोड करनी है तो ये वाला बटन आ गया। ये अपलोड नहीं करेगा, ये सिर्फ बॉक्स देगा, ठीक है जी। अपलोड करने के लिए पीछे आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी, राइट। सो इसलिए आपको कंट्रोल दिया है कि आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। सेम मल्टी लाइन टेक्स्ट लेना है, जैसे कमेंट्स, रिमार्क्स, इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो ऐसे केस में हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। क्या है, तो ये स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। इसमें आप लोग हाइट बताते हो रोज़ के थ्रू, ठीक है जी। सो रोज़ 20 एंड विड्थ बताते हो कॉलम्स के थ्रू। तो जैसे मैं 50 की विड्थ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स सब आपको दे दिया, ठीक है। सो दिस इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर है। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स जब आपने बनाना है तो उस केस में आपने ये लिखना है। जैसे आपने वेबसाइट बनाई, उसमें आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, अब आपने प्रोडक्ट का नेम अपलोड कर दिया, इमेज अपलोड कर दी, अब आपने डिस्क्रिप्शन अपलोड करनी है। जब डिस्क्रिप्शन तो मल्टी लाइन होगी ना, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, टेक्स्ट एरिया यूज़ होगा, क्लियर है। सो ये बेसिकली आपका फॉर्म्स का कोड हो गया, ठीक है, राइट। और फॉर्म्स में लेट मी सी फॉर यू पैटर्न। हाँ, पैटर्न एट्रीब्यूट है, थोड़े से मुश्किल है बट आप सीख सकते हो। पैटर्न एट्रीब्यूट है, जब आपने डेटा एंटर कराते हो चेक करना है कि यूज़र ने यही चीज़ एंटर की हो, इसके अलावा कोई पैटर्न ना आए। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, सिर्फ करेक्टर्स एंटर हों, ठीक है जी, राइट।
ईमेल आईडी का फॉर्मेट। तो ये पैटर्न्स आप बना के दे सकते हो कंप्यूटर को। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A to Z हाइफन स्मॉल A to Z कैपिटल। इसका मतलब है दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर वन करेक्टर। तो इसका मतलब है सिर्फ क्या एंटर हो सकता है, करेक्टर ही एंटर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ एंटर नहीं हो सकता। और प्लस का मतलब है मोर देन वन करेक्टर, यानी ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ये एक से ज़्यादा करेक्टर्स के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैटर्न लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे है एंटर नेम, ठीक है जी, राइट। अब हम यहाँ पे जाके क्या लिख देते हैं, लेट्स सपोज पैटर्न, ये मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा A to Z और कैपिटल A to Z, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो ये हमारा पैटर्न होता है, बट ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है जी, राइट। तो ये आप पैटर्न्स के थ्रू सेट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखो, ध्यान से लिखो क्या लिखा है, A to Z 0 to 9, यानी सिर्फ करेक्टर्स एंड नंबर्स अलाउड है, याद रखना। एक स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना एक के लिए है, बट जब आप प्लस लगा लेते हो मतलब एक से ज़्यादा जितने भी हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 15 करेक्टर तक की लिमिट रखना चाहता हूँ और उसमें भी सिर्फ करेक्टर और नंबर आए, तो हमने फिर वही लिखा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ देते हो, पहले मिनिमम लिखते हो, कॉमा डाल के मैक्सिमम लिखते हो, यानी इसी के अंदर होने चाहिए। ठीक है जी, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि मिनिमम 5 करेक्टर होने ही चाहिए या नंबर्स, तो हमने ये लिख के क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस 5 कॉमा आगे छोड़ दिया, मतलब जितने मर्जी हो, लेकिन मिनिमम कितने हो, 5 होने चाहिए। आ रही बात समझ में? अब जैसे पिन कोड का मैंने बनाया था प्लेस होल्डर, पिन कोड का, तो मैंने यूज़र से पिन कोड लेना है और पिन कोड मुझे पता है 6 डिजिट का होता है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है 0 to 9 स्क्वायर ब्रैकेट में, और कर्ली ब्रेसेस में क्या लिख दिया 6, यानी 6 डिजिट का होना चाहिए। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? सो ये पैटर्न एट्रीब्यूट हमारा रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपने अपनी मर्जी से एरर देना है तो टाइटल साथ में लिखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था ना प्लीज एंटर अ रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो नहीं वो लिखा ना आए, तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिख सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ क्या एरर लिखा है। टाइटल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज एंटर करेक्टर्स ओनली, क्योंकि हमने यही लगाया ना। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, राइट, एंड आई टाइप समथिंग एंड क्लिक ऑन इट, एंटर करेक्टर ओनली, ध्यान से देखना, आ रहा है नीचे? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया फॉर्म्स का? ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ये सब फॉर्म्स के अंदर हमारे पास आती है। ठीक है, सो यहाँ